नेगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास घटते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि वो जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होती है उसको निकाल। हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 सॉल्यूशन चैप्टर का, और ये है हमारा लास्ट लेक्चर। इससे पहले हमने पढ़ी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आई होप आपको वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। ठीक है, और मैंने बताया था अगर किसी को प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ जाओ, उसको ज्वाइन करो और मेरे से डायरेक्ट पूछ लो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, या जिसको आप एबनॉर्मल मोलर मासेस भी बोल सकते हो। ठीक, आप देखो ये जो टॉपिक है बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, और यहाँ जो लिखा हुआ है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, देखो यहाँ एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, पहले आप यही देख लो। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल ना हो। ठीक है, सपोज अगर मैं बोलूँ कि मैं मान रहा था कि उसकी एज या फिर उसका दिमाग मतलब सही चल रहा है, तो मैं बोलूँगा वो क्या नॉर्मल है। ठीक, तो अगर क्या है उसका दिमाग सही नहीं चल रहा तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल है। ठीक, तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब क्या है? आपको एक चीज़ पता होगी, मॉलिक्यूलर और मोलर में क्या डिफरेंस है। जैसे देखो, मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, उसको AMU या फिर U से रिप्रेजेंट करते हैं, U में डिनोट करते हैं ना। और मोलर मास का मतलब होता है जिसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ना, और मोलर होता है एक मोल का मास। तो आप अगर क्या करो, अगर यहाँ आप एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, ठीक है, सपोज अगर एबनॉर्मल या कोई भी मॉलिक्यूलर मास अगर सपोज 16 आता है, 16 U लिखा होगा तो वो होगा मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। तो अगर आप डायरेक्ट 16 ग्राम लिख दोगे तो वो आ जाएगा मोलर मास। ठीक है ना। तो इसमें इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है मॉलिक्यूलर और मोलर में, आई होप ये आपको पता होगा। तो आपको टॉपिक ऐसे भी आ सकता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो हम इसमें लेके चलेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको एबनॉर्मल मोलर मास भी आ जाए तो आप यही लिख दोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। देखो यहाँ लिखा है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, इसका मतलब क्या है? मतलब हमने देखा था ना, देखो हमने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वहां से हम क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर रहे थे सॉल्यूट का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर रहे थे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मॉलिक्यूलर मास जो वहाँ से कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मल नहीं होता, मतलब या तो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हाई होता है या उससे लो होता है, तो वो मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल होता है ना। या आप मोलर मास भी बोल सकते हो। मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल होता है, मतलब या तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे या तो हाई आता है या लो आता है, उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है तो वही चीज़ है, लेकिन देखो कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी लिख के उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लास्ट में थोड़ी डेरिवेशंस भी आती हैं, इसलिए मैंने पहले से यहाँ लिख दिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं, तो आप एक काम करो, पहले इसको आप लिख लो। ठीक है, आप पहले इसको लिख लो, फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। तो अब आप देखो यहाँ आस्ता आस्ता हम चलेंगे, फिर जाके हम देखेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या होती है। आप देखो पहले यहाँ लिखा है जो पहला पॉइंट, ये आपको बस पॉइंट्स पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वेरियस रिलेशंस derived for the colligative properties are applicable only to the solutions of known electrolytes। ठीक है ना। देखो यहाँ बोला हुआ है कि पहले पॉइंट में बोल रहा है, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन टाइप है, ठीक है, समझाने के लिए, और एग्जाम में आपको जैसा पूछा जाएगा आपको वैसा ही लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए। देखो जो वेरियस रिलेशंस यहाँ पहले पॉइंट में बोल रहा है कि जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए बहुत सारे रिलेशन निकाले थे, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशन, मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन मतलब फार्मूलाज निकाले थे। ठीक है, आर एप्लीकेबल ओनली टू द सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बोल रहा है कि वो जो फार्मूलाज हमने निकाले थे वो कहाँ सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं, वो सिर्फ वहाँ ही एप्लीकेबल होते हैं जहाँ सॉल्यूशन किसका हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब जो हम किसी सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं वो कैसा हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपको मैं सिंपल बताऊँ। इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा केमिकल या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में जाके मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है जो सॉल्यूशन में जाके कुछ ना हो, जैसा हो वैसा ही हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं सपोज इस मार्कर को मैं पानी में डाल रहा हूँ, पानी में डालते ही इसके दो हो गए, मतलब ये डिवाइड हो गया,
कन्वर्ट हो गया दो चीज़ों में, सपोज कैप अलग हो गई, ये अलग हो गया, इसका मतलब ये पानी में डालते ही क्या हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया, दो में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो गया, सपोज मैं मार्कर को कहीं डालूं तो ऐसा एक ही रहे, आगे दो ना हो इसके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो हमने बहुत किस्म के जो रिलेशंस हमने निकाले थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, वो सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। सपोज यहाँ अगर मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाऊं, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ सॉल्वेंट रखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, इसमें सल्यूट डाल रहे हो, तो सल्यूट सपोज आप ए डाल रहे हो तो उस सोल्यूशन में जाके वो ए ही रहने वाला है, ठीक है, ए डाल रहे हो तो ए ही रहने वाला है, ठीक है। अगर ए ही रहेगा तो बोलेंगे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आप सल्यूट डाल रहे हो, सपोज सल्यूट डाल रहे हो ए, तो वो जाके बीच में ए प्लस बी प्लस सी 3 में कन्वर्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता है, 1 से 3 बन गए। इसकी एग्जांपल होती है, जैसे आपको पता है अगर NaCl डाल दो सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन के अंदर जाके Na प्लस Cl माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये आयंस और ये आयंस में। डाला हमने 1 था, हो गया 2, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे कि ऐसे रिलेशन जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए अभी तक निकाले थे, वो सारे क्या हैं, किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक। आगे देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखी है, विच डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सोल्यूशन। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो सोल्यूशन के अंदर जाके कोई भी एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन नहीं करते, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब होता है 1 से 2 3 हो जाना, और एसोसिएशन का मतलब होता है जो एक आपने डाला, सपोज ए आपने डाला, उसके मालिक्यूल का जुड़ जाना, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, जो सोल्यूशन के अंदर जाके ना तो डिसोसिएशन करते हैं ना एसोसिएशन करते हैं, मतलब ना तो वो ब्रेक होते हैं ना वो मिक्स होते हैं। तो ऐसे केस के लिए हमने क्या पढ़ी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी वो सिर्फ ऐसे केस के लिए थी, ठीक। अब आप देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो बोल रहा है कि जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन आपको बताया था ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट वाटर हो, ठीक है। तो उन केसेस में, किसके एक्वस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर जाके आयंस में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक। आगे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जैसे एसिड्स कौन कौन से, जैसे HCl H2SO4 CH3COOH, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। इनके केस में, या फिर इनऑर्गेनिक बेसिस कौन से, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके केस में, या फिर कुछ सॉल्ट्स के केस में, ठीक है, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या करते हैं, विच डिसोसिएट कंप्लीटली आर टू अ स्मॉल एक्सटेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि यहां अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लें, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लें, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, कुछ बेसिस भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ सॉल्ट्स भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ये सारे ऐसे होते हैं, आपको पता, आपने सुना होगा HCl वाटर में डालो तो H प्लस प्लस Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये भी कुछ ना कुछ कन्वर्ट होता है CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। इसी तरह देखो सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड जो है Na प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। K प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ Na प्लस प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है। बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स है जैसे एसिड, बेसिस और सॉल्ट में कुछ है ना, यहाँ लिखा हुआ है विच डिसोसिएट कंप्लीटली आर टू अ स्मॉल एक्सटेंट। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये सॉल्यूशन के अंदर जाके या तो थोड़े से डिसोसिएट होते हैं या पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। इस केस में क्या हो जाता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन में वो क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। आप देखो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के आपको दिखाता हूं एग्जांपल से। यहां इसको साफ करते हैं। देखो आपको मैं इलेक्ट्रोलाइट की एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज आप क्या कर रहे थे, आपने ऐसा कुछ किया कि यहां हमारे पास क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक। आपने क्या किया, पहले जो हम कर रहे थे, जो काम हमारा था, जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाल रहे थे, वो हम ऐसे निकाल रहे थे कि सपोज अगर हमने ए इसमें डाला तो पानी में जाके ए ही रहेगा, ठीक। वहां वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल जाती हैं, उनकी वैल्यू चल जाती है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, पानी के अंदर मैंने डाला NaCl, ठीक, NaCl डाला। अब आपको पता है NaCl क्या है, सपोज ये 1 मोल NaCl डाला मैंने, वन मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है। तो आप देखो जब NaCl आप एक पानी के अंदर डालोगे, अब देखो ये पानी के अंदर NaCl एक तो रहेगा नहीं, ये आपको पता है ये NaCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस
प्लस Cl माइनस में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी के अंदर जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब आप देखो 1 मॉलिक्यूल इसका लिया तो यहाँ इसका भी 1 बनेगा, इसका भी 1 बनेगा, ठीक। आप देखो इसका मैंने 1 डाला था इसमें, तो पानी में जाके कितने हो गए, 2 हो गए, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 2 हो गए पानी में। इसी तरह देखो HCl अगर मैं डाल दूं तो इसमें भी क्या हो जाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस हो जाता है। तो इसमें भी 1 आप अगर 1 आपने डाला पानी में तो आगे जाके 1 ये 2 बन गए, ठीक। अगर मैं H2SO4 ले लूँ तो ये आपको पता है कैसे कन्वर्ट होता है, इसको अगर आप पानी में डालते हो तो ये 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखो यहाँ आपने क्या किया था, एक H2SO4 मॉलिक्यूल डाला था और पानी के अंदर जाके कितने हो गए, 2 प्लस 1 3 हो गए। तो अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप ये इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर डालते हो तो क्या होता जाता है, ये बढ़ते जाते हैं। मतलब इनकी आपने तो माना था, आपने सोचा था एक ही रहेगा, जैसे NaCl डाला तो हमने तो यही सोचा कि एक रहेगा पानी में, लेकिन ये जाके क्या हो जाता है, ब्रेक होके ज़्यादा बना लेते हैं। अब आप देखो जब ये आप डालोगे तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहे हैं। देखो वाटर क्या था, यहाँ वाटर क्या था, सॉल्वेंट था, ठीक। तो अगर आप NaCl डालोगे तो आपने जो सोचा वो कितने पार्टिकल होंगे, सपोज 1, लेकिन आगे जाके कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरह आपने क्या किया, जैसे आपने H2SO4 डाला इसमें सोल्यूशन बनाने के लिए, ये सॉल्यूट के तौर पे, ये सॉल्यूट के तौर पे डाले, है ना। तो जब ये डाले तो आपने डाला 1 तो वहाँ हो गए 3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। अब आप देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप देखो अगर क्या होगा, अगर आप ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डालोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी तो वैल्यू एबनॉर्मल आएगी, एबनॉर्मल आएगी ना, क्योंकि आप तो ये सोच के डालोगे ना, एक H2SO4 डाला तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, तो एक पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। लेकिन जब एक्चुअल में हुआ क्या, ये 2 में कन्वर्ट हो गया, अब तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ 2 प्लस 1 3 पार्टिकल हो गए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ ये जो पॉइंट लिखा ना कि अक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इनकी डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो जाती है। मतलब या तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, या तो 2-3 जुड़ के एक बन जाता है, ठीक। उस टाइम क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन इंक्रीजेज, मतलब सोल्यूट के जो पार्टिकल है वो सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आप ये पॉइंट पढ़ो यहाँ, एज द वैल्यू ऑफ एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है। देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी हायर देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि आपको पता है जब हम ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ डालते हैं तो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, और यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो इस वजह से यहाँ लिखा है देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व करेंगे, वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे, वो कैसी आ रही है, यहाँ हायर आ रही है, हायर आ रही है ना। देखो हमने माना क्या था, माना था सपोज 1 डाला तो 1 ही रहेगा, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में 1 डाला तो 2 हो रहे हैं, यहाँ 1 डालो तो 3 हो रहे हैं। तो आप देखो वही लिखा है ना, देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्जर्व की वो कैसी आ रही है, यहाँ हायर आ रही है। हायर किस केस में ज़्यादा आ रही है, जब हमने इलेक्ट्रोलाइट डाले, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर जब हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाले, ठीक है, उस टाइम क्या आ रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ रही है, हायर आ रही है देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब जो हमने फार्मूला लगा के एक्सपेक्ट की थी वैल्यू, फार्मूले से निकाली थी, उससे क्या आ रही है, हायर आ रही है, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया। अब आप देखो यहाँ लिखा है फर्दर, आप देखो हमने देखी थी, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी, 4 की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेशन में अगर आप देखोगे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। हमने देखा था ना जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, मॉलिक्यूलर मास कहीं यहाँ आ रहा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहीं यहाँ थी, है ना, जैसे डेल्टा TF में यहाँ था। तो आप देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऐसा आ रहा था। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेशन चेक कर लो, मॉलिक्यूलर मास हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ लिखा है फर्दर एज मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि जैसा कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है, सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल रहे थे वो कैसा आ रहा था, वो उस टाइम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। और आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू घटेगी, यही मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखा है
एज मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ जब हमने इलेक्ट्रोलाइट डाले तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो था वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की जो हमारा रिलेशन आया था, फार्मूला आया था, उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी था। अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा। ये यहाँ वही लिखा है कि एज मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जैसा कि हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के, देयरफॉर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी लेस देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। इस वजह से जो हम मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व कर रहे थे, जो करते हैं कब, जब इलेक्ट्रोलाइट डाल के हम मॉलिक्यूलर मास जो ऑब्जर्व करते हैं वो क्या आता है, लेस देन आता है थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है जो हम फार्मूला लगा के मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वाला फार्मूला लगा के, उस टाइम जो मॉलिक्यूलर मास आता है उससे जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, वो कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है। क्यों? आपको पता है इसी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि हमने क्या डाल दी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दी है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली हमने देखी वो बढ़ गई, ठीक, बढ़ गई, और मॉलिक्यूलर मास उतना, जितना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी उतना मॉलिक्यूलर मास घटेगा। तो ये यहाँ लिखा है, ये आप एक बार लिखो, इसको पढ़ो, ठीक है। आप आगे देखते हैं। अब आप देखो जो हमने देखा ना कि कैसे डिसोसिएशन होती है, मतलब कैसे बढ़ता है, उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो, जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल इन केसीएल में देखते हैं, ठीक। देखो आप यहां पॉइंट लिखो, इन aqueous solutions, in aqueous solution it dissociates as it, ठीक। देखो KCl इलेक्ट्रोलाइट है, KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको जब हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है। तो आपको पता है, आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि ये कैसे कैसे मतलब डिसोसिएट होता है। देखो इन aqueous सॉल्यूशन, मतलब aqueous सॉल्यूशन में ये जो KCl है ये क्या करता है, डिसोसिएट करता है। कैसे? एज K+ एंड Cl- में ये डिसोसिएट करता है, ठीक। अब आप देखो यहां क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बिकम डबल, ठीक। ये आप मान लो कि हमने क्या किया था, जो सोल्यूशन अभी बनाया था ना वाटर में, ठीक, उसमें हमने ये डाल दिया, KCl डाल दिया, तो आपको पता है KCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, K++ Cl- में। तो आपने सोचा इसमें हमने एक पार्टिकल डाला, तो यहाँ से 1 + 1 2 पार्टिकल हो गए इसके, तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इसमें डबल हो रहे हैं। यहाँ लिखा है इन aqueous सॉल्यूशन, मतलब aqueous सॉल्यूशन के अंदर KCl क्या करता है, डिसोसिएट करता है K+ एंड Cl- में, ठीक। और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, यहाँ डबल हो रहे हैं, ठीक। अब आप देखो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डबल्ड, ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डबल्ड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो जब आपने क्या किया, जब वाटर के साथ KCl का सॉल्यूशन बनाया तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो पहले हमें ये लग रहा था कि हमने KCl डाला तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या हो गया, ये तो 2 हो गए। अब यहाँ वही लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, डबल। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे, है ना। तो देखो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो यहाँ क्या आ रही है, डबल आ रही है एक्सपेक्टेड से। देखो एक्सपेक्ट हमने क्या किया था, एक्सपेक्ट ये किया था कि वन पार्टिकल है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इस 1 पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ, मतलब एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये ब्रेक होके इस 2 में कन्वर्ट हो गया। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पहले 1 पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही थी, अब 2 के ऊपर कर रही थी, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई ना। यहाँ वही लिखा है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डबल देन एक्सपेक्टेड। यहाँ क्या हो गया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी वो क्या हो गई, डबल हो गई एक्सपेक्टेड से। आप मुझे बताओ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, और मास जो होता है मॉलिक्यूलर मास, वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो गई तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। देखो ना
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो ये बढ़ गई तो ये कम हो जाएगा ना। तो यहां देखो अगर ये 2 गुना हो जाएगी, ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, आप देखो यहां वही लिखा है, अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इज हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड। ठीक, आई समझ आपको। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखी है कि जो KCl है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको जब हम किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके पार्टिकल बढ़ जाते हैं, तो पार्टिकल बढ़ जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है एक्सपेरिमेंटल वो भी ज़्यादा आती है एक्सपेक्टेड से। ठीक है, हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि 1 डाला, लेकिन हो क्या जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी कि ऐसा हो सकता है कभी कभी, जैसे ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें डिसोसिएशन हो रही है, मतलब डिसोसिएशन मतलब एक जो मॉलिक्यूल है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप देखो कभी कभी एसोसिएशन भी हो सकती है, यहां आप लिख सकते हो इन सम केसेस एसोसिएशन कैन आल्सो टेक प्लेस। कभी कभी इस केस में क्या हुआ था, जो हमने एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल डाला ना वो डबल हो गया, तो उस हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई, मास की वैल्यू कम हो गई, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कम हो गई। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्सली रिलेटेड है। ठीक, तो अब देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम मॉलिक्यूल डाल रहे हैं वो एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट का मतलब है 2-3 उसके मिल के एक बना रहे हैं, तो वो कैसे है देखो उसमें देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ इसकी एग्जाम्पल आप देखो, ये वो केस है जब एसोसिएशन होती है, ये वो केस था जब क्या होती है, डिसोसिएशन। ठीक, तो यहां आप लिख लो एग्जाम्पल में लिख लो एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ऐसा हो जाता है CH3, यही होता है ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, यहां H होता है, ठीक, और यहां ऐसे लिख लो CH3। ठीक, यहां कर दो आप O और यहां कर दो आप डबल बॉन्ड O। ऐसा होता है। एसिटिक एसिड आपको पता है, यहां H कर दो। देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ऐसा होता है ना CH3COOH। तो ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो इसी को थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ बनाया है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये एक मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, मतलब इस केस में जब एसिटिक एसिड को आप यहाँ वाटर की जगह बेंजीन लोगे तो बेंजीन सॉल्वेंट होगा, उसमें आप एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करोगे तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलके 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बन जाता है। ठीक, तो यहां देखो, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। तो इस केस में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसको बोलते हैं H बॉन्डिंग बोलते हैं। तो देखो इसमें आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हो, क्या हुआ यहां। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, एसोसिएशन टेक्स प्लेस, एसोसिएशन टेक्स प्लेस। एसोसिएशन हो रही है ड्यू टू किस की वजह से हो रही है, ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक, H बॉन्डिंग की वजह से यहां क्या हो रही है, एसोसिएशन हो रही है। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहे। देखो इसको अगर मैं समझाने की ट्राई करूं तो आप देखो ऐसा आप समझ सकते हो, सपोज हमने सॉल्यूशन के अंदर यहां बेंजीन ले लिया, बेंजीन क्या है, यहां सॉल्वेंट है, उसके अंदर जब हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड डालते हैं। ठीक, एसिटिक एसिड डालते हैं। आप देखो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH।
ठीक, तो ऐसा होगा अगर सपोज अगर मैं यहाँ 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डाल रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल डाल रहा हूँ, इसमें हम क्या कर रहे थे, एक डाल रहे थे, एक से 2 हो रहे थे। इसमें अगर हम 2 मॉलिक्यूल डालेंगे तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, 2 जुड़ के पूरे का पूरा एक ही बन जाएगा, 2 का 1 बन जाएगा। ठीक, आप देखो क्या हो रहा है, आप क्या सोच के डाल रहे हो कि हमने 2 मॉलिक्यूल डाले, तो आप क्या थ्योरेटिकल जो आप फार्मूला लगाओगे आप यही बोलोगे ना कि हमने 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डाले, तो 2 पार्टिकल के अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालोगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब आप 2 डाल रहे हो तो अंदर जाके जुड़ के 2 का 1 बन रहा है। ठीक, सपोज आपने 10 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डाले तो 10 कितने बन जाएंगे, जाके 5 बन जाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हो, आपने 10 डाले, लो एक्चुअल में कितने बन गए, 5 बने। तो आप देखो क्यों बने, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाते हैं। इस केस में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के 1 बना लेते हैं। ठीक, तो आप देखो यहाँ वही जो 2 मॉलिक्यूल जुड़ के 1 बना लेते हैं उसको बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब है 2 जुड़ के 1 बनाना। अब आप देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक, देखो ना 10 डाले थे 5 हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। आप देखो अगर ये हमने देखा था ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर यहाँ डिक्रीज हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास इस केस में क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटली अगर देखो नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर जाके घट रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो भी क्या आएगी, जितना हमने सोचा उससे आधी आएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी क्या आएगी, विल बी हाफ देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऐसा ही होगा ना, देखो ना आपने सोचा था यहाँ हमने 10 मॉलिक्यूल डाले तो 10 के अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आप सोच रहे हो, वो क्या है, थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल। एक्सपेक्टेड तो आगे जाके क्या हो रहा है, 5 हो रहे हैं, मतलब 10 का डायरेक्ट हाफ हो रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि जब ऐसे पार्टिकल यहाँ डिक्रीज होंगे तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी एक्सपेक्टेड से। ठीक, अब देखो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा। ठीक, मतलब बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास विल बी डबल, मॉलिक्यूलर मास विल बी डबल्ड देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड से मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, डबल। आपको समझ में आया कैसे होगा, एक बार फिर देख लो, एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। इस केस में क्या हो रहा था, 1 से 2 बन रहे थे। ठीक है, 1 से 2 बन रहे थे, आपने सोचा 1 है लेकिन हो गए 2। तो क्या हुआ, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो किस पे डिपेंड कर रही है, 2 पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, डबल हो गई। तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन होता है इनवर्स। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई तो मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, 2 जुड़ के 1 बन रहे हैं। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई वो हाफ हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। यहाँ 10 डाले तो 5 हो गए, पार्टिकल कम हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास उस हिसाब से बढ़ जाएगा। अब आप देखो दोनों केसेस में जब क्या होती है, एक केस में क्या हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, एक केस में डिसोसिएशन हो रही है। दोनों केस में जो मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे वहां से, कहां से, जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूले पढ़े थे ना मॉलिक्यूलर मास निकालने के, उन मॉलिक्यूलर मास वाले फार्मूलों को जब आप लगा के मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, कब, जब एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होगी। ठीक है, और आपको पता है एसोसिएशन डिसोसिएशन कब होगी, जब आप क्या करोगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट लोगे वहां। ठीक, उस टाइम जो मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे, देखो वो तो एग्जैक्ट आएगा ही नहीं, है ना, वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा ही नहीं। क्यों, कभी तो वो बढ़ रहा है, कभी वो घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, वो तो ऐसे जैसे डालो वैसे रहते ही नहीं, या तो डबल हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक, तो इन दोनों केस में जो मॉलिक्यूलर मास आता है कैसा आता है, या तो ज्यादा आता है या कम आता है। तो यही जो मॉलिक्यूलर मास एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में आता है ना, वो ज्यादा आता है या कम आता है, तो एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। इसी मॉलिक्यूलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आप देखो इससे आगे मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, आप समझ जाओगे वहां। इसको मैं साफ कर देता हूं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मैं 24/7
आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक। अब आप लिखो डेफिनेशन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। वहां तक हम पहुंचे हैं, बस अभी सब कुछ आसान होने वाला है। देखो, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस ठीक है, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइंड by studying any of the qualitative properties, by studying any of the qualitative properties, ठीक है, studying any of the qualitative properties comes out to be different, different than theoretically expected, ठीक है, theoretically expected value, ठीक। आगे आप लिखो, द सब्सटेंस इज said to show abnormal molecular mass, the substance is said to show abnormal molecular mass, ठीक। ये आपने लिखना है। देखो, ये डेफिनेशन आ गई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। तो आप देखो, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा वो तो डायरेक्ट पूरा थ्योरी नहीं पूछेंगे, वो कुछ आपको बीच में से निकाल के पूछेंगे, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से सीधा स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम के लिए। जो इससे पहले हमने देखा ना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। देखो, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग एनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कम्स आउट टू बी डिफरेंट, मतलब जब मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का, जो हम कैसे डिटरमाइन करते थे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करके, वो क्या आता है, कम्स आउट टू बी डिफरेंट, वो डिफरेंट आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे डिफरेंट आता है। तो उस टाइम हम ये बोलते हैं कि द सब्सटेंस इज सेड टू शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हम बोलते हैं कि जो सब्सटेंस है वो कैसा मास शो कर रहा है, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो कर रहा है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आप देखो, इसके पीछे रीजन जो था आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। एबनॉर्मल क्यों शो कर रहा था, क्योंकि आपको पता है ये केस था इलेक्ट्रोलाइट का, जहां इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, कभी पार्टिकल बढ़ जाते थे, कभी घट जाते थे। पार्टिकल बढ़ेंगे तो क्वालिटेटिव वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मास के इन्वर्सली रिलेटेड होती है, तो मास घटेगा। तो उस टाइम क्या आ रहा था, ये एबनॉर्मल आ रहा था, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक। तो आप एक पॉइंट इसमें ऐड करो, एबनॉर्मल molecular masses या abnormal molecular masses are observed in any of the following cases, मतलब ये कुछ केसेस नीचे लिखे हुए हैं, इन केसेस में मॉलिक्यूलर मास क्या शो होता है, एबनॉर्मल शो होता है। आपको पता है ना कहाँ कहाँ शो होता है। पहला देखो, पहला आप ऐड कर लो यहाँ, व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, ठीक। एक ये आपको पता है, जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा तो तब भी ऐसा ही कुछ होता है,
ऐसा ही कुछ होता है ना, हम वॉल्यूम अपनी तरफ से एक एक करके डालते हैं, वहाँ 3 हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है या घट जाती है। तो उस टाइम भी क्या होगा, अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल होगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, एबनॉर्मल आ सकता है। दूसरा केस आपको पता है, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा ये कभी कभार सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, है ना। तो यहां लिखा है कि जब सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूट के, व्हेन द सॉल्यूट मतलब कभी कभार कैसा होता है कि जब सॉल्यूट जो हमने डाला है किसी सॉल्यूशन, किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाया है, उसमें क्या हो जाती है, एसोसिएशन हो जाती है। तो आपको पता है उस टाइम भी मॉलिक्यूलर मास कैसा आता है, एबनॉर्मल आता है। तीसरा केस आपको पता है, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है जब सॉल्यूट क्या करता है, डिसोसिएट कर जाता है। तो आप लिखोगे व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। ठीक, यही तो अभी हमने पढ़ा था, जब एसोसिएशन हो रही थी, जब डिसोसिएशन हो रही थी, तो उस टाइम मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा था, एबनॉर्मल आ रहा था। तो आप बोलोगे कहाँ कहाँ मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल आ सकता है, जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, या फिर सॉल्यूट की एसोसिएशन हो जाए, या फिर सॉल्यूट की क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए सॉल्यूशन के अंदर। तो उस टाइम मॉलिक्यूलर मास क्या आता है, एबनॉर्मल आता है। अब आप देखो उस मॉलिक्यूलर मास को जो एबनॉर्मल आता है उसको हम सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि सॉल्यूट कितना एसोसिएशन या कितना डिसोसिएशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को अगर हम निकाल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ अटैच कर दें, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वैल्यू को निकाल के, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितनी हो रही है वो देखना पड़ेगा। आप देखो यहाँ एक पॉइंट आप ऐड करो, टू calculate the extent of association, the extent of association, to calculate the extent of association or dissociation मतलब कितनी एसोसिएशन हो रही है या फिर कितनी डिसोसिएशन हो रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए वेंट हॉफ in 1880 introduced a factor I, ठीक, called Went Hoff factor। अब इस पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे तो यहां बोल रहा है कि कितनी एसोसिएशन हो रही है, कितनी डिसोसिएशन हो रही है, वो कैलकुलेट करने के लिए वेंट हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 1880 में क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर। उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था, फैक्टर आई था, आई जैसा आई होता है ना हमारा, आई, ये आई, ऐसा आई फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। इस फैक्टर को बोला था वेंट हॉफ फैक्टर। तो यहां से एक टॉपिक और निकल के आता है, वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक, तो वेंट हॉफ फैक्टर की फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन इसका ये है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मतलब जो सॉल्यूट आपने डाला है किसी में, सॉल्वेंट में, उसकी कितनी एसोसिएशन हुई है या कितनी डिसोसिएशन हुई है, उसको कैलकुलेट करने के लिए वेंट हॉफ ने एक फैक्टर दिया था। मतलब जैसे पाई होता है ना, पाई तो कांस्टेंट है ना, ये कुछ एक फैक्टर आप ऐसे बोल दो, वेंट हॉफ ने एक फैक्टर दिया था आई। ठीक, तो आई जो हम इसकी वैल्यू देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे। पाई मत बोलना क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये दिया था आई फैक्टर, इस फैक्टर को बोला था वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक, अब आप देखो तो वेंट हॉफ फैक्टर की डेफिनेशन, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, तो आप लिखो यहां वेंट हॉफ फैक्टर इज डिफाइंड एज, ठीक, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, द रेशियो ऑफ the experimental value of the colligative ratio of the experimental value of colligative property, ठीक है, to the calculated value of the colligative property,
टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। वेंट हाफ फैक्टर जो आई हमने दिया था उसको कैसे डिफाइन किया गया है, देखो यहां बोल रहा है कि वेंट हाफ फैक्टर आई, वेंट हाफ फैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब किसकी रेशियो होती है, एक्सपेरिमेंटली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आई उसका रेशो। सपोज अगर मैं मान लो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ई आई इंटू कैलकुलेटेड वैल्यू सी आई, तो इसका रेशो, तो इसका रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, क्योंकि रेशो को ई अपॉन सी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, आई इज इक्वल टू क्या है, रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां आप लिखोगे क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख लेना आप यहां, प्रॉपर्टी, ठीक, डिवाइडेड बाई किसका, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहां लिखोगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आ गया। देखो आई की वैल्यू क्या आ गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मैं ऑब्जर्व वैल्यू भी बोल सकता हूं, ऐसा बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या पूरा लिख लेना, ठीक, डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सी होती है, जो नॉर्मली फार्मूला यूज करके वैल्यू आती है। तो इसको आप ये लिख सकते हो अपॉन नॉर्मल वैल्यू, ये भी लिख सकते हो, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव। नॉर्मल हो गई या फिर कैलकुलेटेड नीचे वाली जो है, नीचे वो हो गई जो कौन सी होती है, जो हमारी नॉर्मल फार्मूला यूज करके आएगी, और ऊपर वो होती है जो बीच में डिसोसिएट हुआ है, एसोसिएट हुआ, उसको देख के आती है, जो मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके आती है, उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों चीजें सेम है। आई की ये डेफिनेशन होती है। आई क्या होता है, आई होता है रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वही होता है आई। और आई को क्या बोलते हैं, वेंट हाफ फैक्टर। अब आप एक पॉइंट ऐड करो, यहां आप लिखो एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक। आपको पता है कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूट। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, देखो ये चीज जो है ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू है, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इसको हम अगर मान लें कि ये यहां से जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, ऑब्जर्व, देखो यहां क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा हम मान लें कि ये आएगा 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। देखो ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्व्ड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास भी कौन सा होगा, ऑब्जर्व्ड। और आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होती है, तभी मैंने क्या किया है, 1 अपॉन MO लिख दिया। MO का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, देखो नॉर्मल वैल्यू है ना, नॉर्मल वैल्यू या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं ना इसको, ठीक है। देखो ये ऑब्जर्व्ड है और ये नॉर्मल या फिर कैलकुलेटेड है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये भी मॉलिक्यूलर मास के कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मास के साथ मैंने ऐसे लिखी है 1 अपॉन ये, तो इसकी ये नॉर्मल वैल्यू है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन MC, ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो आप बोलोगे अगर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्जर्व्ड है उसकी अगर हम मास के साथ रिलेशन देखेंगे तो मास के साथ कैसा रिलेशन, मॉलिक्यूलर मास के साथ हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मास के साथ रिलेशन है 1 अपॉन MO, मतलब ये ऑब्जर्व है तो यहाँ 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड है डिवाइडेड बाई ये वाली नॉर्मल वैल्यू है, ये वाला डिवाइड है ना वो ये वाला है,
ठीक, ये वाला। तो डिवाइडेड बाय ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है नॉर्मल वाली, या जिसको कैलकुलेटेड बोलते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हमने 1/mc किया, 1/mc कर दिया। ठीक, c का मतलब है मास, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मास ये वाला लिख दिया और नॉर्मल वैल्यू का मास ये वाला लिख दिया। अब आप देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके ये आएगा ना 1/mo मल्टीपल बाई ये ऊपर हो जाएगा mc/1। तो आपको पता है यहाँ से आएगा mc/mo, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, ये आएगा। ठीक, ये आपको लिखना नहीं, ये आपको सिर्फ समझाना था। ठीक, अब आप देखो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि एज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि हम जानते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी होती है, चाहे ऑब्जर्व हो या कैलकुलेटेड, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर मास के, है ना। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, देखो यहाँ से जो मॉलिक्यूलर, इस फार्मूले से I के फार्मूले से जो मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला आया था वो कौन सा आया था, यहाँ से फार्मूला आया था mc/mo, ये आया था। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू नॉर्मल या फिर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, है ना। देखो ये ना कैलकुलेटेड वाला ऊपर आ गया था ना, यहाँ से ऊपर, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, इस वजह से। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाई यहाँ ऑब्जर्व्ड, या फिर देखो नॉर्मल का उल्टा क्या होता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल या फिर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला यहां से बनेगा। और देखो इस फार्मूले से मैंने ये बनाया है, इसको किससे रिलेट करके, इससे रिलेट करके mc/m0। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास को किससे रिप्रेजेंट किया, mc से डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड कौन सा, mo। तो I की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास के साथ ऐसे रिलेशन में आएगी, ये आप याद रखना। ठीक, I की वैल्यू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में कैसे आएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता है जो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ जाएगा। तो वही चीज आ गई, mc/m0 आ गया। तो यहां से ये I की वैल्यू ये आप याद रखना। ठीक, ये क्या आई, I की वैल्यू mc/m0, इतना आप याद रखना। अब आप देखो अगर आपके पास I की वैल्यू आ गई तो आप क्या लिख सकते हो, यहां लिखो फॉर सब्सटेंसेस undergoing association and dissociation। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होती है। ठीक है, वेरियस एक्सप्रेशंस, द वेरियस expressions of colligative properties, ठीक है, are modified ठीक है, as। आपको पता है आई हमने निकाल दिया, आई क्या दिखाता है, कितनी एसोसिएशन या फिर कितनी डिसोसिएशन हुई है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कितनी एसोसिएशन कितनी डिसोसिएशन हुई है, तो हम उस आई को अगर कहाँ मिला दें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा फिर जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है उसको हम नॉर्मल करके देख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होती है सॉल्यूशन के अंदर, वहां वेरियस एक्सप्रेशन ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उनको मॉडिफाई कर दिया है। मतलब जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन आए थे उनको मॉडिफाई कर दिया है। कैसे, पहली कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये थी पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या थी आपको पता है, ये ऐसा था PA नॉट माइनस PS/P0A इज इक्वल टू, ऐसा था ना, इज इक्वल टू क्या था, काई B था। तो अब क्या कर दिया, यहाँ I के साथ मल्टीपल कर देते हैं, बस I क्या है, वेंट हाफ फैक्टर। तो क्यों, किस केस में जहाँ एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगी वहाँ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को वेंट हाफ फैक्टर के साथ मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या कर देते हैं, काई B के साथ I की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो आपको पता है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा टी बी, ये कैसी थी, इज इक्वल टू के बी इंटू एम था ना, तो यहाँ भी क्या कर दिया, आई के साथ मल्टीपल कर दिया। ये किस लिए, जहाँ एसोसिएशन हो वहाँ, जहाँ डिसोसिएशन हो वहाँ। और तीसरी कौन सी थी, ये थी ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा टी एफ से, इज इक्वल टू के एफ इंटू एम था, तो यहाँ भी किससे मल्टीपल कर दिया, आई से। ठीक, और फोर्थ कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, और ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको पता है किससे डिनोट किया था, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ऐसा था। ठीक, ऐसी आई थी, तो यहाँ किससे कर दिया, आई से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी भी था ना, तो इसको आई से ऐसे भी लिख सकते हो, आर कर लो यहाँ। ठीक, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पुट की है, एन बाई वी आई है। ठीक है, तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस केस के लिए, जहां एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगी वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू वो नहीं लगेंगी। वो कौन सी, जो हमने एक्चुअल में पहले निकाली थी, जहां हमने वेंट हाफ फैक्टर देखा ही नहीं था, हमें ये पता ही नहीं था एसोसिएशन होगी डिसोसिएशन होगी, कुछ पता नहीं था, आइडियल केस था। तो वहां ये प्रॉपर्टीज जो है नहीं लगेंगी। ये कहाँ लगेंगी, जहां एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगी वहां ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, यहाँ वेंट हाफ फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अब आप एक पॉइंट ऐड करो, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये आया, पुराने ज़माने में एक क्वेश्चन आया था कि आप यहाँ ऐड कर लो, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन होती है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ये याद रखना। और इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन मतलब जब मॉलिक्यूल एसोसिएट कर देते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ये याद रखना। ठीक है, जब डिसोसिएशन होती है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जब एसोसिएशन होती है तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक, अच्छा, अब आप देखो आगे, ये तो हमने देख लिया कि आई की वैल्यू हमें पता चल गया, आई क्या होता है ना, वेंट हाफ फैक्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, देखो अब हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई चीज कितनी डिसोसिएट हुई और कितनी एसोसिएट हुई, उसको हम आई की वैल्यू यूज करके कैसे निकालेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है, यहां आप लिखोगे क्या टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ, लिख लो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ठीक, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन हम कैसे निकालेंगे आई की वैल्यू यूज करके। ये तो हमें पता चल गया आई का यूज होता है कहाँ, एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितनी हुई निकालने के लिए, उसी को तो बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हो गया कितनी डिसोसिएशन हुई, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब हो गया कितनी एसोसिएशन हुई। तो आप यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लो, ये टॉपिक है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक, लिखो यूजिंग वेंट हाफ फैक्टर, ठीक है, वेंट हाफ फैक्टर को यूज करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं साथ में इधर कैलकुलेटेड, ये आप लिख लेना। ठीक, कि हम वेंट हाफ फैक्टर आई का यूज करके कोई चीज कितनी डिसोसिएट हुई है या फिर कितनी एसोसिएट हुई है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो पहले हम किसकी डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं, डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यही दो बचे हैं, बस हमारा चैप्टर खत्म होने वाला, एक बचा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बस। ठीक है, तो कैलकुलेशन फर्स्ट हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब जितना कोई चीज डिसोसिएट हुई है वो कितनी डिसोसिएट हुई है उसकी डिग्री हम यहां हम निकालेंगे। तो आप पहले देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, यहां लिख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज degree of dissociation is defined as the fraction of total substance as the fraction of
टोटल सब्सटेंस, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन, दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। ठीक, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगो डिसोसिएशन, मतलब टोटल जो हमारा सब्सटेंस हमने डाला था उसमें से कितनी फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गई, डिसोसिएट हो गई, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, डिग्री किसी, देखो ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो, उन दोनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो आप अभी देखो, एक मिनट, ठीक, आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दोनों को डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो आप देखो यहाँ अल्फा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फार्मूला क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूल कितने थे, वो हो गई। तो आप बोलोगे टोटल नंबर, या फिर ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ठीक है, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाई आपने डाले कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, ये आपने लिखना है इसका फॉर्मूला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, मतलब आपने सपोज 1 मोल डाला तो 1 मोल से कितना डिसोसिएट हुआ, है ना। तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब कितने मोल डिसोसिएट हुए और कितने टोटल आपने डाले थे। अब आप देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, थ्योरेटिकल पार्ट है ना। ठीक, तो आप थोड़ा सा सब्र करके देख लो ना पूरी वीडियो, तो फिर आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। इसके बाद हम टेस्ट लेंगे इसका। ठीक है, आप यहां देखो, लिखो सपोज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, suppose a molecule of an electrolyte, suppose a molecule of an electrolyte when dissolved in a solvent, when dissolved in a solvent dissociate to give n ions. ठीक, to give n ions and alpha is the degree of dissociation and alpha is the degree of dissociation। आप देखो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि सपोज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हम सपोज कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका मॉलिक्यूल जब डिसॉल्व किया उसको सॉल्वेंट के अंदर, डिसोसिएट टू गिव एन आयंस, वहां से एन आयंस निकल रहे हैं। ठीक है, एन आयंस निकल रहे हैं और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक, तो अब आप देखो क्या होगा, सपोज मैंने क्या किया, ए उसको डिसॉल्व किया तो यहां से सपोज कितने आयंस निकल रहे हैं, एन बी बन रहा है, यहां से एन बी निकल रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे आयन क्या हो रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं आपने इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर था ना 11th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं क्या करूं, स्टार्टिंग में ए से कितने बन रहे हैं, एन बी बन रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, स्टार्टिंग में ए मोल उसके डिसॉल्व किए तो वहां से एन बी बन रहे हैं, और अल्फा कितना है, अल्फा जितना डिसोसिएट हुआ। तो आप देखो आपने ऐसा पढ़ा था, सपोज अगर स्टार्टिंग में मैं इसका 1 मोल लेता हूं, सपोज 1 मोल डाला, ठीक है ना, तो 1 मोल से इनिशियली, यहां लिख लो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में आपने 1 मोल डाला तो यहाँ 0 रहेगा। देखो ना, अगर आपने 1 मोल ए डाला तो स्टार्टिंग में जब आपने डाला उस टाइम कोई डिसोसिएशन नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ, बोलता हूँ आफ्टर टाइम टी, मतलब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, आपको पता है टी टाइम के बाद सपोज अगर मैं बोलूँ यहाँ कि 1 माइनस अल्फा, देखो अल्फा क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं मान रहा हूँ स्टार्टिंग में हमने जब ए का 1 मोल डाला था तो कुछ नहीं हुआ था, उस टाइम कुछ नहीं बना था। जब हमने क्या किया, वहां से कुछ टाइम बाद 1 से अल्फा डिसोसिएट हो गया, 1 माइनस अल्फा, मतलब ये जो 1 मोल हमने डाला था यहां से क्या हो गया, अल्फा डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ कितना बनेगा, देखो यहाँ एन बी है ना, तो यहाँ बनेगा एन अल्फा। ये आप याद रखना, बस ऐसा हमने किया था कहाँ, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। यहाँ बोल रहा है कि
स्टार्टिंग में 1 मोल डाला था तो 0 बना था, कुछ टाइम टी के बाद 1 से अल्फा डिसोसिएट हो गया, मतलब कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अल्फा, तो अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो बनेगा कितना, जितना डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा। तो आपको पता है ए से एन बी बन रहे हैं, तो कितने अल्फा, अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ तो एन अल्फा यहाँ से बनेगा। ठीक, आई समझ आपको? तो आप यहां लिखो, इसमें एक पॉइंट ऐड करो, हियर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस एंड द अनडिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड solute molecules। ठीक है, यहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस मतलब जो टोटल हमारे पास आयन बने प्लस जो अनडिसोसिएटेड बच गया। आप देखो यहां अगर आप देखोगे, है ना, क्या यहां 1 माइनस अल्फा है, यहां एन अल्फा है, तो आप बोलोगे यहां से एन बी आयंस बन रहे थे, तो आयंस कितने बने, एन अल्फा, और अनडिसोसिएटेड कितने बच गए, देखो यहां से अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो इधर जो बच गया, इस साइड जो बच गया वो तो अनडिसोसिएटेड है ना, डिसोसिएट होके कितना बन गया, इतना बन गया एन अल्फा, तो यहां से 1 माइनस अल्फा जो है वो क्या, अनडिसोसिएटेड है। तो यहां लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितने बच गए, कितने, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल बचे नहीं, टोटल नंबर ऑफ मोल जो आयंस बने वो प्लस अनडिसोसिएटेड, आयंस प्लस अनडिसोसिएटेड दोनों के टोटल मोल जो है वो किसके बराबर है, देखो किसके बराबर है, वो टोटल इसके बराबर है 1 माइनस अल्फा ये वाला प्लस एन अल्फा ये वाला, टोटल मतलब टोटल अभी कितने उस सॉल्यूशन के अंदर, अभी कितने, इतने डिसोसिएट हो गए प्लस इतने अनडिसोसिएटेड है, तो वही है जितने अनडिसोसिएटेड है प्लस जितने डिसोसिएट हो गए, 1 माइनस अल्फा ये वाला प्लस एन अल्फा, ये आप एक चीज यहां ऐड करोगे। ठीक, अब आप एक काम करो, देखो थोड़ी सी जगह बचती है ना, तो ये आपने लिखना है ना, इतना आप लिखोगे, उसके बाद आपने नीचे लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं आपने नीचे लिखना है। ठीक, मैं इस जगह ऐड करूंगा क्योंकि थोड़ी सी जगह बचती है। ठीक है, अब आप देखो यहां से आप क्या करोगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कितनी होगी। ठीक, देखो ऑब्जर्व कितना हो गया, मतलब आपने क्या किया था, ऑब्जर्व का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, मतलब आपने जितने मोल डाले थे उससे कितना बन गए, मतलब कितना डिसोसिएट हो गए, ओवरऑल डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल बच गए। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आप देखो जब डिसोसिएशन हो गई उसके बाद टोटल मॉलिक्यूल आपको लिखने हैं। ठीक, डिसोसिएशन होने के बाद टोटल मॉलिक्यूल कितने बच गए, बन गए, वो बन गए हमारे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये बच गए। ये वैल्यू आ जाएगी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ऑब्जर्व वैल्यू देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। तो जब डिसोसिएशन हो गई तो डिसोसिएशन होने के बाद टोटल इतना बच गया। देखो स्टार्टिंग में आपने क्या डाला था, 1 मोल, स्टार्टिंग में आपने क्या डाला था, 1 मोल। तो अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू देखें तो हम बोलेंगे कि अगर 1 मोल यहां डाला तो यहां भी 1 मोल बनना चाहिए था, 1 मोल डाला 1 मोल बनना चाहिए था, तो उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व क्या हुआ, ऑब्जर्व ऐसा हुआ कि 1 मोल आपने डाला, यहां से कुछ डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होने के बाद ये पूरा बच गया। तो आप यहां लिखोगे ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने पार्टिकल बन गए, इतने 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कितनी होगी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, देखो जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है, मतलब डिसोसिएशन होने के बाद जो बच गया वही तो ऑब्जर्व है। जब हम मानेंगे कि डिसोसिएशन हो गई उसी को तो बोलेंगे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड या फिर ऑब्जर्व। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, आप देखो नॉर्मल आपने कितना डाला था, 1 मोल, तो आपको क्या लग रहा था 1 से 1 नहीं बनेगा। ठीक, तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, 1 के ऊपर। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 1। आपको समझ में आया ये कैसे, तो यहां आप लिखोगे 1 एज 1 मोल was taken,
ठीक, समझ में नहीं आ रहा? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ देखो, आपको पता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, या फिर दूसरी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व का मतलब है जब डिसोसिएशन हो गई उसके बाद जो बच गए मोल्स, ठीक है, डिसोसिएशन होने के बाद, देखो डिसोसिएशन होने के बाद एक तो एन अल्फा बचेगा, साथ में कुछ अनडिसोसिएटेड भी तो बचेंगे पार्टिकल्स। ऐसा तो नहीं ना कि सारे के सारे डिसोसिएट हो रहे हैं, सारे के सारे डिसोसिएट नहीं हो रहे, ठीक है, सिर्फ अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। तो डिसोसिएशन होने के बाद कितने बचेंगे, एक तो वो बचेंगे जो डिसोसिएट हो गए, प्लस वो भी बचेंगे जो डिसोसिएट नहीं हुए, तो वो सारे पार्टिकल बचेंगे ना। देखो मोल को पार्टिकल तो बोलते हैं, है ना। तो आपको पता है कॉलिगेटिव वैल्यू की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो पार्टिकल के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो वही लिखा है यहाँ के जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो डिसोसिएशन होने के बाद टोटल इतने बचे हैं उनके ऊपर क्या डिपेंड करेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक। और नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल वैल्यू उतनी ही होगी जितनी आपने डाली है। आपने 1 डाला तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड यही होगा कि 1 से 1 ही बनेगा, तो नॉर्मल वैल्यू आ गई 1, ठीक, ये आप याद रखना। अब देखो इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप वेंट हाफ फैक्टर आई निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं हम। साफ कर दो यहाँ से, यहाँ वेंट हाफ फैक्टर, यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास आ गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की और नॉर्मल वैल्यू भी आ गई। तो आपको पता है ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो होती है उसी को तो बोलते हैं वेंट हाफ फैक्टर। तो यहाँ से आप वेंट हाफ फैक्टर आई निकाल सकते हो। आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू कितनी है 1, नॉर्मल वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, वेंट हाफ फैक्टर की वैल्यू। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ यहाँ तो आई इज इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये आया, डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो वही आएगा, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इस एन अल्फा को यहाँ लिख दूँ, एन अल्फा, इस एन अल्फा को यहाँ उठा के लिख दिया, माइनस ये अल्फा लिख दूँ, ठीक है, प्लस ये 1 लिख दूँ, एक ही चीज़ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों में से अल्फा कॉमन है, देखो इन दोनों में से अल्फा कॉमन है, यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, तो अल्फा कॉमन निकालेंगे, एन माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक, एन माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आई है ना, आई इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू इस अल्फा को इस तरफ लिख दो, एक ही बात है, प्लस 1। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, आई इस प्लस 1 को इस तरफ ले आओ, माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकाल दूँ, अल्फा इज इक्वल टू, आपको पता है क्या आएगा, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस अल्फा, सॉरी एन माइनस कितना आएगा, एन माइनस 1। यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू निकल गई। तो देखो अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा हमें यही तो देखा था हमने, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से जो अल्फा है ना, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो आई पे डिपेंड कर रहा है। आई क्या चीज़ है, वेंट हाफ फैक्टर, ठीक, वेंट हाफ फैक्टर जिसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी। तो आप क्या बोलोगे यहाँ, आप बोलोगे कि आई का यूज़ करके हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ आई का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखो आई की एक और भी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, आई इज इक्वल टू क्या था, आई इज इक्वल टू था ना mc/mo, मॉलिक्यूल मास कैलकुलेटेड डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड, ये भी निकाला था। तो अब आप ये भी यहाँ पुट करके निकाल सकते हो। देखो एक और रिलेशन, अल्फा इज इक्वल टू आई, ये ना आई की जगह आप लिख दो यहाँ mc/mo, क्योंकि आई की वैल्यू, देखो आई की वैल्यू ये है तो आई की वैल्यू वो यहाँ पुट कर दो, आई की वैल्यू ये लिख दो, -1 कर दो डिवाइडेड बाई n-1 कर दो, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो और आगे देखेंगे, इसको आप नीचे नीचे लिखना, ठीक। तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू mc, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, देखो mc को यहाँ मल्टीपल कर दो, mc इंटू यहाँ सपोज मान लो 1 है तो mc इंटू 1 आएगा, माइनस mo आएगा, mo इंटू ये कर दिया mo आया, डिवाइडेड बाई क्या है mo डिवाइडेड बाई क्या है n-1, ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा, ठीक। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और आपको पता है इस केस में अल्फा इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई हो जाएगा, ये ना ये टर्म इतनी है, ठीक है,
ये टर्म इतनी है तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ से ये आएगा MC माइनस MO डिवाइडेड बाई MO इंटू n-1, ऐसा आ जाएगा यहाँ से। देखो ये मैंने क्यों किया, आप मान लो कि ये हमारी टर्म जो है ये हमारी टर्म है A अपॉन ये हमारी टर्म है B अपॉन ये हमारी टर्म है D, तो इसको कैसे लिखते हैं, A अपॉन B इंटू 1/D लिखते हैं ना मैथमेटिक्स, ठीक। तो A अपॉन B वही आ गया, मतलब ये वाली टर्म A अपॉन B वही आ गया, और B के साथ D की मल्टीपल है, ये B है, B के साथ D की मल्टीपल है, वैसा ही किया मैंने, B के साथ D की मल्टीपल, तो यहाँ से ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। आप देखो I का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि नहीं, I वेंट हाफ फैक्टर है, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे इस इक्वेशन से मॉलिक्यूलर मास का यूज़ करके, देखो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, उसका यूज़ करके, और ये जो n क्या चीज़ है यहाँ, ये बताओ, n वो नंबर ऑफ स्टार्टिंग में हमने लिखा था ना कि n नंबर ऑफ आयन्स हैं, वो नंबर ऑफ आयन्स हैं n, ठीक है, ये n है। तो यहाँ आप लिखोगे आपके फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन से आप क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड इजिली, यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक। आज हम नहीं देखने वाले न्यूमेरिकल, क्योंकि आज वैसे ही वीडियो बहुत लेंथी बन रही है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं, ठीक। तो ये आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं आगे। आपसे कोई पूछ ले अगर कि यहां हमारे पास है एग्जाम्पल में NaCl, ठीक, तो इसके लिए I की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है NaCl कैसे ब्रेक करता है, Na प्लस Cl माइनस में ऐसे ब्रेक करता है NaCl, ठीक है। तो आप वैसा ही करोगे, सपोज हमने स्टार्टिंग में कितना लिया था, इसका 1 मोल लिया था, तो स्टार्टिंग में क्या बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ से मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट कर रहा है, तो ये कितना बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, ठीक है, ये होगा ना। अगर देखो ना यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, स्टार्टिंग में ये 1 मोल लिया था तो 0 0 बन रहा था। अब देखो यहाँ से 1 मोल से अल्फा क्या कर रहा है, रिएक्ट, मतलब अल्फा डिसोसिएट कर रहा है, तो जितना यहाँ से डिसोसिएट करेगा उतना ही यहाँ ये आयंस बनेंगे ना। देखो ना डिसोसिएशन के बाद आयंस ही बनते हैं, तो यहाँ भी अल्फा बनेगा, यहाँ भी अल्फा बनेगा। तो इसके लिए आई की वैल्यू अगर आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू अभी हमने देखा था, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हो आई इज इक्वल टू को, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक। यहां से आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप देखो यहां आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल कितने बचे, देखो डिसोसिएशन हो गई, अल्फा प्लस अल्फा बन गए, ठीक है, अल्फा डिसोसिएशन के बाद बने, लेकिन कुछ अनडिसोसिएटेड भी थे ना, ये भी थे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन यही हो गया। तो यही क्या होती है, यही होती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमने यही यहाँ लिखा था ना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो किस पे डिपेंड करती है कि आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितने मोल हो गए। तो यहाँ टोटल कितने हो गए डिसोसिएशन के बाद, ये हो गया ना 1 माइनस अल्फा ये वाला, प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये हो गए, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन के पहले टोटल नंबर ऑफ मोल कितने थे, 1 मोल, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो आप देखो यहाँ से माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आई इज इक्वल टू 1, देखो माइनस अल्फा प्लस अल्फा गया तो 1 प्लस अल्फा बचेगा ये। तो आप देखो, आपको पता है जो NaCl सॉल्ट होता है ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, पूरे का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिसोसिएट का मतलब ये है कि अगर 1 मोल यहाँ आपने लिया तो 1 माइनस 1 ही हो जाएगा। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर आपने 1 मोल लिया यहाँ 1 मोल, तो पूरे का पूरा ही डिसोसिएट हो जाएगा। आप देखो अगर पूरे का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो अल्फा की जगह 1 लिखेंगे ना, तभी अगर देखो अल्फा की जगह यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पूरा ही डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बनेगा। तो आप बोलोगे अल्फा इज 1 फॉर 100% डिसोसिएशन,
जब 100% डिसोसिएशन हो जाएगी तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन आपने लिया ही 1 मोल था, तो 1 का 1 ही डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा 1 हो जाएगा, है ना। तो आप देखो यहाँ अगर अल्फा 1 हो गया तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1, अल्फा 1 हो गया, 1 + 1 = 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो आप ऐसा ही एक ट्राई कर सकते हो, ये वाला MgCl2, यहाँ आपने आई की वैल्यू निकाल के दिखानी है, Mg2+ + 2Cl-। ठीक, देखो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ कैसे निकालोगे। यहाँ आपने स्टार्टिंग में लिया 1 मोल, ठीक, फिर बचा 0 0, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ 1 - अल्फा हो गया, यहाँ क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। और यहाँ देखो, यहाँ 1 था ना तो अल्फा बन गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 अल्फा बनेगा। ये इतनी हिंट है, तो आप यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक, देखते हैं कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। आपको पता है आफ्टर डिसोसिएशन ये आएगा डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन ये आएगा, तो आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ डिसोसिएशन हो रही है, ये भी एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं, वही हमारा लास्ट टॉपिक है। एसोसिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? पहले लिख लो आप, इसको भी किससे डिनोट करोगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको भी किससे डिनोट कर दोगे आप? अल्फा से। कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो आपने मोल्स डाले टोटल कितने थे और उसमें से कितने एसोसिएट हो गए, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। ठीक है, अब आप देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हम शो करने की कोशिश करते हैं। सपोज पहली हमने एग्जांपल ली है, हमने डाले CH3COOH मॉलिक्यूल्स, 2 डाले। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गए? देखो ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वीक एसिड है, वीक एसिड्स में इक्विलिब्रियम शो करते हैं, ये आपको पता है ना, तभी मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम शो किया। यहाँ मैंने 2 मॉलिक्यूल डाले सपोज, तो ये डिसोसिएट होके एक बन गया, सपोज CH3COOH क्या बन गया? 2 बन गया। देखो ये सॉरी डिसोसिएट बोला मैंने, एसोसिएट। देखो यहाँ हमने क्या किया था, 2 CH3COOH, 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल डाले, तो ये दोनों जुड़ के एक बन गया, ये 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन गया, यहाँ एक आएगा। ठीक, तो इस केस में पहले आप देखो, हम 1 मोल करके देखते हैं। सपोज यहाँ इसका हमने क्या लिया था? 1 मोल लिया था। ठीक, और स्टार्टिंग में कितना बना? 0। यहाँ आप लिख सकते हो इनिशियली, तो आफ्टर टाइम टी सपोज यहाँ से 1 - अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ कितना बनेगा ये याद रखना। देखो यहाँ 2 लिए थे तो 1 हो गया, 2 का 1 हो गया, मतलब 2 का हाफ हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, 2 का हाफ हो गया। तो आप बोलोगे अगर हम यहाँ 1 - अल्फा लेंगे, 1 - अल्फा मतलब यहाँ से अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना हो गया? ये एक्चुअल में हाफ हो गया है, हाफ हो गया ना। ये यहाँ 2 था, 2 का 1 बन गया, 2 से 1 बन गया तो 2 का हाफ होता है ना, 1 हाफ हो गया। तो आप यहाँ बोलोगे अगर यहाँ 1 - अल्फा लिखा, मतलब यहाँ से अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ कितना बनेगा? अल्फा/2, ये याद रखना। ठीक है, अल्फा/2 बनेगा। तो यहाँ आप आई कैलकुलेट कर सकते हो, आप पूरी थ्योरी आप खुद लिख सकते हो। आई आपको पता है क्या होता है? वही होता है जो अभी हमने लिखा था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी अभी यहाँ एसोसिएशन आएगा ना, एसोसिएशन। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, ये आएगा। तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन कितना है? आफ्टर एसोसिएशन के बाद कितने बच गए टोटल? ये पूरा ये बच गया आफ्टर एसोसिएशन। तो आप लिखोगे 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन के पहले कितना था? 1। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो आप देखो यहाँ से जो आई की वैल्यू आती है, इस 2 को यहाँ मल्टीपल कर दो तो 2 आएगा, 2 × 1 = 2, माइनस 2 को अल्फा से मल्टीपल करो 2 अल्फा आएगा, प्लस अल्फा आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 करो ना करो एक ही चीज़ है। तो इसको जब आप अलग करके लिखते हो ना, ऐसे करते हो, इस 2 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2/2 माइनस 2 अल्फा/2 कर दो, प्लस अल्फा/2 कर दो। अब आप देखो ये 2 से 2 तो गया, ये 2 से 2 भी गया, तो क्या बचेगा यहाँ से? कैसे हो गया ये?
नहीं नहीं, यहाँ से थोड़ा सी गड़बड़ हो गई, ये आपने किया ना। अब आप देखो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या किया आपने, 2 को इधर मल्टीपल कर दिया, 2 को इधर कर दिया, 2 मतलब क्रॉस मल्टीपल कर दिया, 1 को लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2, ये वाला लिखा, -2 अल्फा प्लस अल्फा कितना आएगा, 2 अल्फा से 1 अल्फा निकालोगे तो माइनस अल्फा आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, डिवाइडेड बाई ये वाला 2, -2 अल्फा प्लस अल्फा करोगे तो माइनस अल्फा आएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस 2 को दोनों तरफ बाहर निकाल लो, 2/2 माइनस अल्फा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा ये 1 है तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 आएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू इस केस में जब हमने ये एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल लिया तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक, अच्छा अब आप देखो, अगर मैं आपको बोलूँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखो, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको समझ अभी आएगा। देखो एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, सपोज हमारे पास थे 3x, एक और एग्जांपल है ये 3x थे, ये जुड़ गए और कितने बन गए, x3 बन गए। ठीक, 3x थे जुड़ गए x3 बन गए। अब देखो यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ हमने 2 लिए थे तो यहाँ 2 आ गया, और ये जो यहाँ 2 आता है ना उसको हम अल्फा डिवाइडेड बाई 2 लिया था, यहाँ जो 2 आया था उसको अल्फा डिवाइडेड बाई 2 लिया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, यहाँ जो चीज़ आएगी ना यहाँ इस जगह उसको अल्फा डिवाइडेड बाई कर देना है। अब देखो यहाँ सपोज स्टार्टिंग में 1 मोल लिया था, ठीक है, और 0 बना था। ठीक, यहाँ हमने उसके बाद 1 माइनस अल्फा किया और यहाँ कितना बनेगा बताओ, अल्फा बाई 3 बनेगा, ये याद रखना आपको। ठीक, अगर यहाँ कहीं 3 की जगह 4 हो, देखो ना हमने 3 मोल्स लिए थे और 3 के 3 जुड़ के 1 बन गया। देखो ना ये 1 एक्चुअल में ये 3 जुड़ के 1 बना हुआ है। जैसे देखो ना, जैसे O2 होता है तो 2 ऑक्सीजन जुड़ के ये O2 बना होता है ना, 2 ऑक्सीजन जुड़ के, इसी तरह ये 3x जुड़ के 1 बना हुआ है। तो इस केस में यहाँ 1 माइनस अल्फा लिखा, यहाँ अल्फा बाई 3 लिखा, तो यहाँ से अगर आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ से आती है 1 माइनस 2x बाई 3। ठीक, तो अगर कहीं ऐसा हो कि यहाँ इस x के पीछे यहाँ 4 हो तो यहाँ भी 4 हो तो क्या लिखोगे, अल्फा बाई 4 लिखोगे। अब देखो हम जनरल केस देखते हैं इसका, इसको मैं साफ करता हूँ, जनरल केस देखते हैं। जनरल केस जो है ना वही सिर्फ इंपॉर्टेंट है। देखो जनरल केस लेते हैं अगर, तो जनरल केस तो यहां मैं लिख रहा हूं हमारे पास Na था और यहां से जब एसोसिएशन हुई तो AN बन गया। अब आप बताओ, वो जो मैंने पहले एग्जांपल ली थी ना उसका यूज यहां होने वाला है, तो आप लिखोगे इनिशियली। ठीक, इनिशियली क्या था, सपोज 1 मोल था, तो यहां क्या होगा, इनिशियली 0 होगा। ठीक, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टी टाइम के बाद ये हो गया 1 माइनस अल्फा। अब बताओ इधर क्या आएगा, अभी हमने देखा था ना यहाँ जो चीज़ आती है वो डिवाइड में आती है, यहाँ आता है अल्फा बाई एन आएगा। बस ये आपको करना था, इतना ही। इसलिए वो हमने पहले 2 एग्जांपल्स की थी ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कोई यहाँ अल्फा बाई एन कैसे आया। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, यहाँ जो चीज़ आ रही थी वही तो आ रही थी अल्फा बाई एन, तो यहाँ भी क्या आएगा, अल्फा बाई एन। अब देखो यहाँ हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू निकालो। यहाँ आपको पता है कि क्या होती है, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, कितने मोल्स बचे, मोल्स मतलब पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। आपको पता चल रहा है ना टोटल मोल में क्यों लिख रहा हूँ, आपको पता है आई क्या होता है, आई होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल के ऊपर। तो वही तो हम लिख रहे हैं, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल हो गए, मोल तो वही पार्टिकल ही होते हैं। ठीक है, और पहले कितने पार्टिकल थे, वही तो है आई। तो आप देखो टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं, यहाँ एसोसिएशन के बाद ये बन गए टोटल मोल्स, तो क्या लिखोगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये आ गया, डिवाइडेड बाई बिफोर कितने थे 1, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही चीज़ है। अब देखो आई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आई इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये आएगा। तो इधर देखते हैं इसको। ठीक है, देखो अब क्या करो आप, क्या आया था, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन आया था। तो इस 1 को इस तरफ ले सकते हैं, आई माइनस 1 कर दो इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये बचेगा। तो इस माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा बाई एन
माइनस अल्फ़ा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको इस तरफ लिखा था, अब इसको उस तरफ लिख दिया, एक ही चीज़ है, ठीक। अब देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो ठीक है, i माइनस वन है इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/n माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, ये बचेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, i माइनस वन इज इक्वल टू, अल्फ़ा कॉमन लिया हुआ है तो 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, n को 1 से करेंगे तो n आएगा, अपॉन क्या आएगा n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना अल्फ़ा की वैल्यू। पहले क्या करो, इसको इस तरफ लिख लो, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस n अपॉन n, ठीक है, इज इक्वल टू i माइनस वन, ये आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आएगा i माइनस वन डिवाइडेड बाई, ये जब इसके नीचे करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स के रूल से आपको पता है, ये वाली टर्म इसके नीचे करेंगे तो ये एक्चुअल में उल्टा उल्टा करके आएगी। कैसे आएगी, देखो ना, आप पता क्या करो, ये आपको पता है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन ये लिखेंगे, इसके नीचे ऐसे होगा ना 1 माइनस n अपॉन n, ऐसे आएगा, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, और यहाँ इसको आपने नीचे लिखना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं i माइनस वन, है ना, इंटू, ठीक है, इंटू इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करेंगे तो ऐसे आएगा n अपॉन 1 माइनस n, लिख सकते हैं। देखो ना वही चीज़ है, i माइनस वन को n से मल्टीपल कर दो डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, इधर आएगा, वही चीज़ है, i माइनस वन अपॉन 1 माइनस n है तो ये n ऊपर चला जाएगा, ये आपको पता है। ये आ गई क्या, अल्फ़ा की वैल्यू, i माइनस वन इंटू n अपॉन 1 माइनस n, ये आ गई किसकी, अल्फ़ा की वैल्यू। अब आप देखो यहाँ से हमने ये जो अल्फ़ा था ये क्या था, ये था डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से। आप देखो एक और भी फार्मूला होता है, जैसे हमने पहले किया था, i इज इक्वल टू क्या होता है, mc अपॉन mo, ये भी होता है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, ये भी होता है। तो आई की जगह आप ये भी पुट कर सकते हो, क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या आएगी, mc अपॉन mo माइनस वन, ठीक है, इंटू n अपॉन 1 माइनस n, ऐसा आएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, mc को यहाँ से मल्टीपल कर दो, इधर mc आएगा, माइनस mo को इससे कर दो तो mo आएगा, डिवाइडेड बाई mo आएगा, इंटू n माइनस 1 माइनस n आ जाएगा, ये आ जाएगी क्या, अल्फ़ा की वो वैल्यू, वो इक्वेशन। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये फार्मूले यहाँ लगा के मास कैलकुलेटेड कितना है, ऑब्जर्व कितना आया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आई की वजह से हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आई कैसे करते हैं आपको पता है, ठीक। तो अब देखो यहाँ आप लिख सकते हो, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये इक्वेशन जो होती है किस लिए यूज होती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो आई होप देखो यहाँ तक ही था हमारा चैप्टर, तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, मैं इसके आगे अभी नहीं जाने वाला हूँ। तो आप यहाँ तक इस चैप्टर को पूरे से सही से स्टडी करो, तो कुछ प्रॉब्लम आती है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर मैं क्विक रिवीजन कराऊँ तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्यों आते हैं, आपको पता है, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाल देते हैं तो या तो डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, तो उस वजह से क्या होते हैं, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी वजह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं या तो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है या घट जाती है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास घटते हैं या बढ़ते हैं, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि वो जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होती है उसको निकालने के लिए वेन टू हाफ ने एक फैक्टर दिया था आई, उस फैक्टर का यूज करके हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, कितना एसोसिएट हुआ कितना डिसोसिएट हुआ, उस हिसाब से हम जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ देखा कि हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ कितनी एसोसिएशन हुई या कितनी क्या हुई डिसोसिएशन हुई, उसको हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये दो फार्मूले बनाए थे, ठीक है। तो इतना ही है आज का, तो आप इसको पढ़ो, मेहनत करो अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम आती है आप मेरे से डिस्कस करो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, उससे पहले एक छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें हम इसके प्रीवियस ईयर पेपर जेके बोस के डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।